नमस्ते दोस्तों, ISO IC 17025 2017 के सीरीज में हम लोग आज प्रोसेस रिक्वायरमेंट के सेकेंड सब क्लोज को कंप्लीट करेंगे। 7.2 में सिलेक्शन, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ मेथड्स है। पिछले वीडियो में हमने सिलेक्शन और वेरिफिकेशन के जो भी रिक्वायरमेंट था उसको हमने जाना था, और आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरा सब क्लोज 7.2.2 जो कि है वैलिडेशन ऑफ मेथड्स, इसको डिस्कस करेंगे। मेथड हम पहले से जानते हैं, जिसके थ्रू हम किसी काम को करते हैं उसको मेथड कहते हैं। अभी हम वैलिडेशन वर्ड को जानते हैं, वैलिडेशन क्या होता है। तो एज पर स्टैंडर्ड जो इसका डेफिनेशन है, प्रोविजन ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट ए गिवन आइटम इज फुलफिल स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स वेयर द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स आर एडिक्वेट फॉर एन इंटेंडेड यूज। ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस का एक ऐसा प्रोविजन है, ऐसा प्रावधान है, एक एविडेंस है जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो गिवन आइटम है वो किसी खास रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। वेयर द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट आर एडिक्वेट फॉर इंटेंडेड यूज, और वो जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है वो किसी खास तरह के काम को करने के लिए एडिक्वेट है। मतलब कि जो भी इंटेंडेड यूज है, जो काम हम करना चाहते हैं उसका एक स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट को हमारा जो मेथड है या कोई भी आइटम्स है वो फुलफिल कर रहा है। इसी चीज़ को चेक करना ही वैलिडेशन कहलाता है। जिस काम के लिए आइटम या मेथड्स है हमारे पास, वो उस काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसी चीज़ को चेक करना ही वैलिडेशन कहलाता है। इसका दूसरा डिफिनीशन देखते हैं। मेथड वैलिडेशन प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट ए मेथड इज फिट फॉर पर्पस। मतलब कि मेथड वैलिडेशन एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस हमें देता है कि ये जो मेथड है वो फिट है उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए उस मेथड को बनाया गया है। इसके साथ ही मेथड वैलिडेशन प्रोवाइड्स मीनिंग दैट द पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक इंटेंडेड यूज आर फुलफिल्ड। मेथड वैलिडेशन यह भी मीनिंग प्रोवाइड करता है कि किसी स्पेसिफिक इंटेंडेड के लिए जो काम हम चाह रहे हैं उसके लिए जो पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रहा है। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। वेरिफिकेशन में हमने यह जाना था कि वो जो मेथड है उसका हम सही से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर उसको हम सही से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं, इसको चेक करना। लेकिन वैलिडेशन में हम चेक करेंगे कि उस मेथड से उस चीज़ को किया जा सकता है कि नहीं जिसके लिए मेथड को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ मेथड। मेथड को यहाँ पे 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है। पहला है पब्लिश्ड मेथड, वो मेथड जो पहले से ही पब्लिश्ड है, चाहे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो, चाहे वो नेशनल स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो रीजनल स्टैंडर्ड्स हो, और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स या फिर कोई गवर्नमेंट रेगुलेटरी का स्टैंडर्ड्स हो। इस सभी स्टैंडर्ड के जो मेथड्स है उसको हम पब्लिश्ड मेथड कहेंगे। सेकेंड टाइप में आ जाता है लैब डेवलप्ड मेथड, जिसको लेबोरेटरी खुद ही डेवलप करती है। इस तरह के मेथड को लैब डेवलपमेंट मेथड कहेंगे। थर्ड है कस्टमर मेथड। ऐसा मेथड जो ना पब्लिश्ड है ना हमने खुद डेवलप किया है, वो हमें कस्टमर से मिलता है। कस्टमर हमें बताता है कि इस मेथड से आपको टेस्ट करने हैं, तो उस मेथड को हम कस्टमर मेथड कहेंगे। 7.2.1 द लेबोरेटरी शैल वैलिडेट नॉन स्टैंडर्ड मेथड्स, लेबोरेटरी डेवलप्ड मेथड्स एंड स्टैंडर्ड मेथड यूज्ड आउटसाइड देयर इंटेंडेड स्कोप और अदरवाइज मॉडिफाइड। द वैलिडेशन शैल बी as extensive as is necessary to meet the needs of the given application or field of application। इसमें कहा गया है द लेबोरेटरी शैल वैलिडेट, लेबोरेटरी वैलिडेट करेगा नॉन स्टैंडर्ड मेथड को, लेबोरेटरी डेवलप्ड मेथड को जिसको लेबोरेटरी ने खुद ही डेवलप किया है, एंड स्टैंडर्ड्स मेथड यूज आउटसाइड देयर इंटेंडेड स्कोप। उस तरह के स्टैंडर्ड मेथड को भी लेबोरेटरी वैलिडेट करेगा जिस मेथड का यूज हम उसके इंटेंडेड स्कोप के आउटसाइड जाकर कर रहे हैं, यानी कि जो उस स्टैंडर्ड का रेंज है उस रेंज से बाहर उसका हम यूज कर रहे हैं, या फिर वो स्टैंडर्ड जिस काम के लिए नहीं बनाया गया है उस काम में हम अगर उस स्टैंडर्ड को ले रहे हैं तो उस टाइम में उस स्टैंडर्ड का भी वैलिडेशन करना पड़ेगा, और हमें चेक करना पड़ेगा कि वो स्टैंडर्ड परफेक्ट है उस काम को करने के लिए जिस काम को करवाना हम चाहते हैं। और अदरवाइज मॉडिफाइड, या फिर पब्लिश स्टैंडर्ड में अगर हम कोई मॉडिफाई कर रहे हैं तो मॉडिफिकेशन के बाद हम उसका वैलिडेशन करेंगे,
चेक करेंगे कि उस स्टैंडर्ड का यूज किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। द वैलिडेशन शैल बी as extensive as is necessary to meet the needs of the given application or field of application. As extensive as is necessary, जितना necessary है, जितना जरूरी है, उतना ही वो extensive होगा, उतना ही उसका पैमाना व्यापक होगा। तो वैलिडेशन को हमें उतना एक्सटेंसिव रखना है जितना कि ज़रूरत है, उसको व्यापक तरीके से करना है, अच्छे तरीके से करना है, जिससे कि एप्लीकेशन का जो नीड्स है उसको मीट किया जा सके, यानी कि जिस मेथड के लिए हम उसका यूज कर रहे हैं उसके ज़रूरत को मीट कर सके। इस तरह से हमें उस मेथड को वैलिडेट करना है। नोट 1 में लिखा है वैलिडेशन कैन इंक्लूड प्रोसीजर्स फॉर सैम्पलिंग, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स। वैलिडेशन जो है उसको हम सैम्पलिंग जो करते हैं उसके प्रोसीजर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। टेस्ट या कैलिब्रेशन आइटम का जो भी इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है लैब के अंदर, उसका हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमने प्रोसीजर बना रखा है उस प्रोसीजर का भी हम वैलिडेशन कर सकते हैं। यह सुझाव दिया गया है, मैंडेटरी नहीं है। द टेक्निक यूज्ड फॉर मेथड वैलिडेशन कैन बी वन ऑफ और कम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ टेक्निक दिया गया है जिसके थ्रू हम मेथड वैलिडेशन को कर सकते हैं, जो कि नीचे के कुछ पॉइंटों में हम लोग देखेंगे। पहला टेक्निक है कैलिब्रेशन और इवैल्यूएशन ऑफ बायस एंड प्रिसीजन यूजिंग रेफरेंस स्टैंडर्ड और रेफरेंस मटेरियल्स। तो अगर हम अपने लैब में रेफरेंस स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हैं या फिर रेफरेंस मटेरियल का यूज कर रहे हैं तो वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए, या फिर आपका जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है या रेफरेंस मटेरियल है वो कितना प्रिसाइज है और कितना बायस है उसके अंदर, इस चीज़ का आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। यह एक टेक्निक है। बी में है सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिजल्ट। वो सभी फैक्टर्स जो लैब के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है उसको सिस्टमेटिक असेसमेंट करना है, उसको चेक करना है कि उस फैक्टर से आपका लैब का रिजल्ट में क्या बदलाव आ सकता है, और अगर कोई इन्फ्लुएंस आपको दिखे तो तुरंत आपको करेक्टिव एक्शन लेकर उसको ठीक करना है। सी में है टेस्टिंग मेथड रिबोस्टनेस थ्रू वेरिएशन ऑफ कंट्रोल पैरामीटर्स सच एज इक्विलिब्रेटर टेम्परेचर, वॉल्यूम डिस्पेंस। रोबस्टनेस का मतलब होता है मजबूती। आपका जो टेस्टिंग मेथड है उसको आपको रिवर्स रखना है थ्रू वेरिएशन ऑफ कंट्रोल पैरामीटर, यानी कि आपको छोटे छोटे चेंज करके चेक करना है कि आपका जो मेथड है वो अफेक्ट तो नहीं हो रहा है। मान के चलिए कभी आप पर्सन चेंज करके चेक कर सकते हैं कि आपका मेथड का रिजल्ट वही आ रहा है जो पहले आया था। कभी आप कोई इक्विपमेंट में चेंज कर सकते हैं, एक ही मॉडल का दूसरे इंस्ट्रूमेंट से आप चेक करके देखिए कि आपका मेथड सही है या नहीं है। या फिर आप टेम्परेचर को बढ़ा या घटा के चेक कर सकते हैं कि कितने से कितने रेंज के बीच में आपका मेथड वैलिड है, सही है। या फिर आप वॉल्यूम को आगे पीछे कर सकते हैं, अलग अलग वॉल्यूम में आप अपने मेथड्स को ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मेथड को रिबूस्ट कर सकते हैं। डी में है कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स अचीव्ड विथ अदर वैलिडेटेड मेथड। जो मेथड पहले से वैलिडेटेड है उससे आप टेस्ट करिए और उसके बाद आपने जो मेथड बनाया है उससे टेस्ट कीजिए, देखिए कि दोनों में क्या डिफरेंट आ रहा है। अगर कोई डिफरेंट आए तो इसका मतलब है आपका जो मेथड है वो सही नहीं है। तो इस तरह से भी आप वैलिडेशन कर सकते हैं। ई में है इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन। आपने अपने मेथड से सैंपल का टेस्टिंग कर लीजिए और उसके बाद उस सैंपल को दूसरे लैब में भेज दीजिए टेस्टिंग के लिए। फिर देखिए दोनों लैब का रिजल्ट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रिजल्ट मैचिंग है तो इसका मतलब आपका जो मेथड है वो सही है, उसका आपने वैलिडेट कर लिया। और अगर मैचेबल नहीं है तो इसका मतलब आपका मेथड गलत है। तो इस सब टेक्निकों की सहायता से आप मेथड का वैलिडेशन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके रिक्वायरमेंट को आप कैसे लिखेंगे अपने मैनुअल के अंदर। When method validation is required, the laboratory validate non-standard methods, laboratory in-house developed methods, and standard methods used outside their intended scope or otherwise modified. जब भी लेबोरेटरी के अंदर मेथड वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको यह ध्यान रखना है कि मेथड का वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब आप कोई ऐसा मेथड बना रहे हैं जो कि लेबोरेटरी ने खुद बनाया है या फिर नॉन स्टैंडर्ड मेथड है जिसको किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट ने पब्लिश नहीं किया है, या फिर कोई स्टैंडर्ड है जिसका आप उस तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं जिसके लिए उस स्टैंडर्ड को बनाया गया है। तो इस कंडीशन में वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप केवल स्टैंडर्ड मेथड का यूज कर रहे हैं तो आपको उस मेथड को वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि उस मेथड के थ्रू आप अपना काम को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसको चेक करना है।
यह नहीं चेक करना है कि वो मेथड सही है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब भी लैबोरेटरी को ज़रूरत पड़ेगी किसी मेथड को वैलिडेट करने की, द लैबोरेटरी वैलिडेट करती है नॉन स्टैंडर्ड मेथड को या फिर लैबोरेटरी डेवलप्ड मेथड को या फिर स्टैंडर्ड मेथड को, जिसका यूज हम आउटसाइड देयर इंटेंडेड स्कोप करते हैं। उस स्टैंडर्ड के स्कोप के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, उसके स्कोप से बाहर करते हैं, जिसके लिए उस स्टैंडर्ड को नहीं बनाया गया है, हम उस स्टैंडर्ड का यूज वहाँ पे करते हैं। तो उस कंडीशन में हम स्टैंडर्ड मेथड का भी वैलिडेशन करते हैं। और अदरवाइज मॉडिफाई, या फिर उस स्टैंडर्ड में हम कुछ मॉडिफाई करके यूज करते हैं। तो यूज करने से पहले हम उस स्टैंडर्ड को वेरीफाई करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे द वैलिडेशन कीप्स एज एक्सटेंसिव एज इन डिटेल्स एज इट इज नेसेसरी टू मीट द नीड्स ऑफ द गिवन एप्लीकेशन और फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। कि वैलिडेशन को हम पूरे व्यापक तरीके से करेंगे जितना कि ज़रूरत है, जिससे कि हम ये इंश्योर कर सके कि वो मेथड जिस एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है उसके रिक्वायरमेंट को मीट करता है, उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। थर्ड पॉइंट, द वैलिडेशन इज इंक्लूडेड नॉट ओनली फॉर टेस्ट मेथड बट आल्सो प्रोसीजर्स फॉर सैम्पलिंग, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स। तो यह मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो। आप अगर सैम्पलिंग करते हैं या फिर अपने इक्विपमेंट का हैंडलिंग या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो उसके लिए जो भी आप मेथड बनाते हैं उसका भी आपको वैलिडेट करना है और चेक करना है कि जो मेथड बनाया गया है वो मेथड सही है कि नहीं है। और लास्ट में लिख दोगे द यूज ऑफ टेक्निक्स फॉर लैबोरेटरी मेथड वैलिडेशन आर डिपेंड्स ऑन द नीड। इट मे बी वन और अ कम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। जो भी लैबोरेटरी टेक्निक्स का यूज करती है लैबोरेटरी मेथड को वैलिडेट करने के लिए, वो नीचे दिया गया है। एम कैलिब्रेशन और इवेल्युएशन ऑफ बायस एंड प्रिसीजन यूजिंग रेफरेंस स्टैंडर्ड्स और रेफरेंस मटेरियल्स। अगर हम रेफरेंस स्टैंडर्ड या फिर रेफरेंस मटेरियल का यूज करते हैं तो उसका कैलिब्रेशन करवाना ज़रूरी है और इसके साथ ही उसके बायस और प्रिसीजन का इवेल्युएशन करना ज़रूरी है। तो एक नज़र देखते हैं बायस और प्रिसीजन क्या होता है। तो प्रिसीजन एंड बायस आर टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एक्यूरेसी। यह एक्यूरेसी का ही एक पार्ट्स है और हमें यह बताता है कि हमारा जो मेथड है वो कितना एक्यूरेट है, कितना सही है। बायस इज अ मेजर ऑफ हाउ फार द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ द एस्टिमेट इज फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स बीइंग एस्टिमेटेड। बायस हमें यह बताता है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है या जो भी हमारा एवरेज वैल्यू है या फिर जो भी हमारा रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू से कितना दूर है। जितना दूर होगा उतना ज़्यादा बायस होगा, यानी कि अनएक्यूरेट होगा। प्रिसीजन इज अ मेजर ऑफ हाउ सिमिलर द मल्टीपल एस्टिमेट्स आर टू ईच अदर, नॉट हाउ क्लोज दे आर टू द ट्रू वैल्यू। प्रिसीजन में हम यह नहीं देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है, मेजरिंग वैल्यू आ रहा है या फिर जो हम मेजर कर रहे हैं उसका जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितना पास है, इसमें हम यह नहीं देखते। इसमें हम यह देखते हैं कि हमने मान लीजिए 10 रीडिंग लिया है, वो 10 रीडिंग एक दूसरे से कितने करीब है, इस चीज़ को प्रिसीजन करते हैं कि उस रीडिंग के बीच में ज़्यादा गैप नहीं आया। वो रीडिंग बार बार हम टेस्ट करें तो बार बार हमें एक ही तरह का रिजल्ट देखने को मिले, तो इसको हम कहेंगे कि प्रिसाइज रिजल्ट है, क्योंकि यह रिपीट हो रहा है। पिक्चर में देखिए, यहाँ पे हमने बायस लिखा है और यहाँ पे हमने अनबायस लिखा है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे हमने प्रिसाइज लिखा है और यहाँ पे हमने इम्प्रिसाइज लिखा है। प्रिसीजन में आप देखोगे कि सारे जो वैल्यूज है वो एक ही जगह पे आ रहा है। आपने जितने भी रीडिंग लिए वो एक दूसरे के करीब में है। दूसरे पिक्चर में भी आप देखिए सारे रीडिंग एक दूसरे के बहुत ही करीब है। लेकिन इम्प्रिसाइज में आप देखोगे कि जो भी आपका वैल्यू है, जो भी आपका रीडिंग है, वो एक दूसरे से बहुत दूर पे है। इसमें भी आप देखिए कि सारे रीडिंग जो है एक दूसरे से दूरी बनाई हुई है। अब बायस को देखते हैं। बायस में क्या होता है कि आपका जो रीडिंग है, जो भी आप मेजर कर रहे हैं, उसका वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है, जो वैल्यू होना चाहिए, जो सही वैल्यू है, उससे बहुत दूर है। देखिए ये ट्रू वैल्यू है और आपका रीडिंग यहाँ पे आ रहा है। इसमें भी आप देखिए आपका ये ट्रू वैल्यू है लेकिन जो रीडिंग आ रहा है वो बहुत दूर आ रहा है। अनबायस क्या होता है कि आपका जो रीडिंग वैल्यू है और आपका जो ट्रू वैल्यू है दोनों एक दूसरे के करीब है। इसमें भी देखिए कि आपका जो ट्रू वैल्यू है वो यह है, लेकिन जो रीडिंग है वो इसके आसपास ही है चारों तरफ। तो यह कंडीशन जो है वो इम्प्रिसाइज है, क्योंकि सारे रीडिंग एक दूसरे के बगल में नहीं है, लेकिन अनबायस्ड है। उस रीडिंग को आप सही कह सकते हैं। सबसे अच्छा तब माना जाता है कि आपका जो वैल्यू है वो प्रिसाइज भी हो और अनबायस्ड भी हो, मतलब कि एक दूसरे के करीब भी हो और इसके साथ ही वो सही भी हो।
दूसरा जो टेक्निक है वो है सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिजल्ट। जितने भी फैक्टर्स है जो आपके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है उसका सिस्टमैटिक असेसमेंट, उसको सही से चेक करिए। इस तरह से आप वैलिडेट कर सकते हैं। सी में है टेस्टिंग मेथड रिवर्सनेस थ्रू वेरिएशन ऑफ कंट्रोल पैरामीटर्स। अलग अलग पैरामीटर को कंट्रोल करके आप टेस्टिंग मेथड को रिवर्स कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। डी में है कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स अचीव्ड विद अदर वैलिडेटेड मेथड। आपका जो मेथड है उसको किसी दूसरे वैलिडेटेड मेथड्स के साथ कंपेयर करके अपने रिजल्ट को जो है आप अपने मेथड से भी टेस्ट करेंगे और साथ ही किसी वैलिडेटेड मेथड से भी टेस्ट करेंगे या फिर किसी पब्लिश स्टैंडर्ड से भी टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि दोनों के बीच में कोई डेविएशन या डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ई में है इंटरलैबोरेटरी कंपैरिजन, कि आप अपने सैंपल को अलग अलग लैब में भेजिए और चेक करिए कि हमारा जो रिजल्ट है वही रिजल्ट दूसरे में भी आ रहा है। तो आप इससे पता लगाएंगे कि आपका जो मेथड है वो सही है। 7.2.2.2 When changes are made to a validated method, the influence of such changes shall be determined, and where they are found to affect the original validation, a new method validation shall be performed. जब भी कोई चेंज को किया जाता है, जब भी किसी मेथड में टू ए वैलिडेटेड मेथड, जो मेथड पहले से ही वैलिडेटेड है यानी कि जो स्टैंडर्ड्स है के अंदर हम कोई चेंज करते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ सच चेंजेज शैल बी डिटरमाइंड, तो उस चेंज के कारण टेस्ट रिजल्ट के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस आ सकता है उसको हमको डिटरमाइन करना है, उसको हमको चेक करना है। एंड वेयर दे आर फाउंड टू अफेक्ट द ओरिजिनल वैलिडेशन, अ न्यू मेथड वैलिडेशन शैल बी परफॉर्म्ड। और अगर आपको यह मिले कि उस चेंज के कारण ओरिजिनल वैलिडेशन का जो रिजल्ट था और आपने जो चेंज किया है उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है दोनों के बीच में डिफरेंट है, तो उस नया मेथड को आपको फिर से वैलिडेट करना पड़ेगा और तब तक वैलिडेट करना पड़ेगा कि जब तक आप यह इंश्योर ना कर ले कि चेंज करने के बाद जो आपका नया मेथड है उसका भी रिजल्ट वही आ रहा है जो पुराने मेथड का था। तो ऐसा कंडीशन कब आ सकता है, इसको देखते हैं। मान के चलिए एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू किसी टेस्ट को किया जाना है, लेकिन उस स्टैंडर्ड का कुछ रिक्वायरमेंट है जिसको आप फुलफिल नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे कि उस स्टैंडर्ड का जो मेथड है उसमें कुछ चेंज करके ऐसा बनाओगे कि जिसको आप परफॉर्म कर सके। जब भी आप कोई नया मेथड अपने सहूलियत के हिसाब से बना रहे हैं या अपने लैब के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो नया मेथड का जो रिजल्ट है वो एक्चुअल मेथड जो है उससे मैच करना चाहिए। तो उसको आपको अच्छे से वैलिडेट करिए और फिर उस नया मेथड को यूज कर सकते हैं। तो आप इसको लिख दोगे, वेन ईवर एनी चेंजेज आर मेड टू अ वैलिडेटेड मेथड द इन्फ्लुएंस ऑफ सच चेंजेज आर डिटरमाइंड। जब भी कोई वैलिडेटेड मेथड के अंदर कोई चेंज किया जाता है तो जो भी इन्फ्लुएंस होता है उस चेंज के कारण उसको डिटरमाइन किया जाता है। एंड इफ द लैबोरेटरी फाइंड दैट द न्यू चेंज अफेक्ट द ओरिजिनल मेथड, देन न्यू मेथड वैलिडेशन इज परफॉर्म अंटिल गेटिंग सेम रिजल्ट्स। और अगर लैबोरेटरी को लगता है कि उसने जो चेंज किया है उसके कारण रिजल्ट का जो वैलिडेशन है वो इफेक्ट हो रहा है, सही रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो लैबोरेटरी मेथड वैलिडेशन को फिर से करेगी और ये इंश्योर करेगी कि ये मेथड सही है, उसके बाद ही उस मेथड का यूज किया जाएगा लैब के अंदर। 7.2.2.3 द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिडेटेड मेथड्स एज असेस्ड फॉर द इंटेंडेड यूज शैल बी रिलेवेंट टू द कस्टमर्स नीड्स एंड कंसिस्टेंट विथ स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ टेस्ट दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब इट्स क्वालिटी, या किसी टेस्ट का वो प्रॉपर्टी है जो उस टेस्ट के क्वालिटी के बारे में बताए। एग्जाम्पल के लिए एक्यूरेसी, प्रिसीजन एक्सेट्रा। तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किसी भी टेस्ट के या टेस्ट मेथड के क्वालिटी के बारे में बताता है। तो रिक्वायरमेंट को देखते हैं। द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिडेटेड मेथड्स एज असेस्ड फॉर इंटेंडेड यूज। जब हम किसी इंटेंडेड यूज के लिए किसी भी वैलिडेटेड मेथड का असेसमेंट करते हैं या फिर मूल्यांकन करते हैं, शैल बी रिलेवेंट टू द कस्टमर्स नीड्स एंड कंसिस्टेंट विथ स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। तो वो जो असेसमेंट है वो कस्टमर के नीड्स के रिलेवेंट होना चाहिए, यानी कि कस्टमर को जो चाहिए होता है उसके अनुसार होना चाहिए, और इसके साथ ही कंसिस्टेंट विथ स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, और जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स है उसके अनुरूप होना चाहिए।
तो वैलिडेटेड मेथड के क्वालिटी का या फिर परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स का जब भी हम असेसमेंट करेंगे तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखना होगा कि वो जो असेसमेंट है वो कस्टमर के नीड के रिलेवेंट यानी कि उसके रिलेटेड होना चाहिए, और जो भी टेक्निकल स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है उससे कंसिस्टेंट होना चाहिए, उनके अनुरूप होना चाहिए। नोट में दिया गया है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन इंक्लूड, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है देखते हैं, बट नॉट लिमिटेड टू। यहाँ जो दिया गया है उसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। मेजरमेंट रेंज, एक्यूरेसी, द मेजरमेंट अनसर्टेनिटी ऑफ द रिजल्ट्स, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, सेलेक्टिविटी ऑफ द मेथड, लीनियरिटी, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रोबस्टनेस अगेंस्ट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और क्रॉस सेंसिटिविटी अगेंस्ट इंटरफेरेंस फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ द सैंपल और टेस्ट ऑब्जेक्ट एंड बायस। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इन सभी टर्म को एक एक करके ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि इस रिक्वायरमेंट को अपने मैनुअल के अंदर हम कैसे लिखेंगे। तो आपको लिख देना है द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिडेटेड मेथड एज असेस्ड फॉर द इंटेंडेड यूज इज रिलेवेंट टू द कस्टमर्स नीड्स एंड कंसिस्टेंट विद स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। किसी भी वैलिडेटेड मेथड के परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स का जब भी हम असेसमेंट करते हैं अपने इंटेंडेड यूज के लिए, तो हम ध्यान रखते हैं कि हमारा जो असेसमेंट है वो कस्टमर्स के नीड्स के रिलेवेंट होना चाहिए, यानी कि कस्टमर के नीड्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं यह हम चेक करेंगे, एंड कंसिस्टेंट विद स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, और जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है उसके वो अनुरूप होना चाहिए वैलिडेटेड मेथड का परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम चेक करेंगे। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स का जो टर्म्स था उसको जानते हैं। सबसे पहला है मेजरमेंट रेंज। द रेंज इज द इंटरवल बिटवीन द अपर एंड लोअर कंसंट्रेशन अमाउंट्स इन द सैंपल। किसी भी सैंपल के अंदर जो अपर और लोअर कंसंट्रेशन होता है या फिर अमाउंट होता है या कोई भी वैल्यू होता है, उसके बीच का जो इंटरवल होता है, बीच का जो अंतराल होता है, उसको हम मेजरमेंट रेंज कहेंगे। यानी कि उस सैंपल का लोअर वैल्यू क्या है और उस सैंपल का अपर वैल्यू क्या है। सेकेंड है एक्यूरेसी। द एक्यूरेसी एक्सप्रेसेस द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द वैल्यू विच इज एक्सेप्टेड आइदर एज अ कन्वेंशनल ट्रू वैल्यू और एन एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू एंड द वैल्यू फाउंड। जो ट्रू वैल्यू होता है या फिर कोई रेफरेंस वैल्यू होता है जिसको हमने एक्सेप्ट किया है, जिसको हमने सही मान रखा है, और जो वैल्यू हमें मिलता है मेजरमेंट के टाइम, उस दोनों के बीच के डिफरेंस को ही एक्यूरेसी कहते हैं। एक्यूरेसी हमें यह बताता है कि मेजरमेंट के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त हुआ है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है। थर्ड है प्रिसीजन। द प्रिसीजन एक्सप्रेस द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम मल्टीपल सैम्पलिंग ऑफ द सेम सैंपल अंडर द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। एक ही सैंपल को मल्टीपल सैम्पलिंग के बाद, बार बार टेस्ट करने के बाद जो आपको मेजरमेंट रिजल्ट ऑब्टेन होता है, आपको मिलता है, उन सब रिजल्टों के बीच में कितना क्लोजनेस है, वो रिजल्ट बार बार रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रिसीजन इसी चीज़ को एक्सप्रेस करता है। प्रिसीजन में भी कंसिडर्ड एट 3 लेवल्स। इसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है रिपीटेबिलिटी, फिर होता है इंटरमीडिएट प्रिसीजन, एंड तीसरा जो होता है वो होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। पहला देखते हैं रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी एक्सप्रेसेस द प्रिसीजन अंडर द सेम ऑपरेटिंग कंडीशंस ओवर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि छोटे समय के अंदर एक ही तरह के कंडीशन पे एक ही तरह के सैंपल को अगर आप बार बार टेस्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि उसका रिजल्ट रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हम रिपीटेबिलिटी कहते हैं। ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में किया जाता है, यानी कि 1 घंटे में आपको 2-3 बार टेस्ट करके देख लेना है कि आपका रिजल्ट रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी इज आल्सो टर्म्ड इंट्रा एसे प्रिसीजन। इसको इंट्रा एसे प्रिसीजन भी कहा जाता है। सेकेंड है इंटरमीडिएट प्रिसीजन। इंटरमीडिएट प्रिसीजन एक्सप्रेसेस विद इन लैबोरेटरी वेरिएशन, डिफरेंट डेज, डिफरेंट एनालिस्ट, डिफरेंट इक्विपमेंट एक्सेट्रा। इंट्राडे प्रिसीजन जो है उसमें भी एक ही लैब होता है और एक ही सैंपल होता है, लेकिन इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो बढ़ जाता है। इसमें हम अलग अलग दिन में टेस्ट करके चेक करेंगे कि पहले का रिजल्ट और अब का रिजल्ट में क्या डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट एनालिस्ट यानी कि जो टेस्ट कर रहा है उसको हम चेंज करके देखेंगे कि एक पर्सन ने जब टेस्ट किया तो ये रिजल्ट है,
और उसी टेस्ट को अगर दूसरे पर्सन ने किया तो वहाँ पर ये रिजल्ट आया। तो दोनों के बीच में क्या डेविएशन है, क्या प्रिसीजन वैल्यू है। या फिर डिफरेंट इक्विपमेंट, एक ही मॉडल का हम अलग अलग इक्विपमेंट लेकर हम चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर इक्विपमेंट से कोई रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। इसको कहेंगे हम इंटरमीडिएट प्रिसीजन। तीसरा है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी एक्सप्रेस द प्रिसीजन बिटवीन लैबोरेटरीज कोलैबोरेटिव स्टडीज यूजुअली अप्लाइड टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथोलॉजी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज यूजुअली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मीन्स ऑफ एन इंटर लैबोरेटरी ट्रायल। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट लैब में आप अपने सैंपल को टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि दोनों लैब के बीच में आपका जो सैंपल का रिजल्ट है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इस तरह से आप प्रिसीजन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मेजरमेंट अनसर्टेनिटी ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर जो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट इज द डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं या जब भी हम रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर एक डाउट रहता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो कितना सही है, क्योंकि एक्चुअल में कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो उस डाउट का जो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है उसी को हम कहेंगे अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट या फिर मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट है लीनियरिटी। द लीनियरिटी इज द एबिलिटी विद इन अ गिवन रेंज टू ऑब्टाइन टेस्ट रिजल्ट्स विद इन अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन अमाउंट इन द सैंपल। एक रेंज के अंदर, चाहे वो सैंपल के रेंज हो या फिर आपका मेथड का रेंज हो, उसके अंदर लीनियरिटी एक एबिलिटी है जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो टेस्ट रिजल्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सैंपल के कंसंट्रेशन का, यानी कि सैंपल के अमाउंट का या फिर वैल्यू का। तो जैसे जैसे हम सैंपल्स के वैल्यू को बढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगा, और अगर हम कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट को डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो टेस्ट रिजल्ट का वैल्यू है वो भी डिक्रीज होता रहेगा। तो लीनियरिटी से हमें यह पता चलता है कि रेंज के अंदर जो टेस्ट रिपोर्ट है वो हमेशा सैंपल के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ डिटेक्शन। द डिटेक्शन लिमिट इज द लोएस्ट अमाउंट in a sample which can be detected but not necessarily quantitated as an exact value. लिमिट ऑफ डिटेक्शन एक ऐसा लोएस्ट अमाउंट ऑफ सैंपल्स को कहते हैं जिसको हम डिटेक्ट तो कर सकते हैं, हम उसको पहचान सकते हैं, लेकिन उसका क्या एग्जैक्ट अमाउंट है उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। उस वैल्यू को हम कहेंगे लिमिट ऑफ डिटेक्शन। किसी भी सैंपल का वो वैल्यू जिसको हम पता लगाकर बता सकते हैं कि इसके अंदर उस तरह का सैंपल है, लेकिन उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उस वैल्यू को हम कहेंगे लिमिट ऑफ डिटेक्शन। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। द क्वांटिफिकेशन लिमिट इज द लोएस्ट अमाउंट इन अ सैंपल विच कैन बी क्वांटिटेटिवली डिटरमाइंड विथ सुटेबल प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन उस वैल्यू को कहते हैं जिसको हम पता भी लगा सकते हैं और जिसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कोई सोल्यूशन के अंदर उस सैंपल का मात्रा कितना है, साथ ही उसका प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेसी वैल्यू कितनी है। फिर है स्पेसिफिसिटी सेलेक्टिविटी ऑफ द मेथड। स्पेसिफिसिटी इज द एबिलिटी टू एक्सेस unequivocally the analyte in the present of component which may be expected to be present. Typically, these might include impurities, degradants, matrix, etc. Specificity कई जगह पे इसको हम सेलेक्टिविटी भी कहते हैं। यह एक ऐसा एबिलिटी है जिसके अंदर हम पता लगाते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसी तरह का सैंपल प्रेजेंट है जो प्रेजेंट होना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई टेस्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सैंपल है वो वही है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप करना तो कुछ चाह रहे हैं लेकिन आपके पास जो सैंपल है वो कुछ और है। तो इसी चीज़ को डिटरमाइन करना, इसी चीज़ को चेक करना ही सेलेक्टिविटी कहलाती है। नेक्स्ट है रोबस्टनेस अगेंस्ट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। आपका जो टेस्ट मेथड है वो रोबस्ट होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से। दो रोबस्टनेस इज द मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू रिमाइन अनअफेक्टेड बाय अ स्मॉल बट डिलिबरेट वेरिएशन इन मेथड पैरामीटर्स एंड प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ इट्स रीएबिलिटी ड्यूरिंग नॉर्मल यूजेज। रोबस्टनेस के अंदर हम यह चेक करते हैं
कि कोई स्मॉल चेंज करने के बाद वो स्मॉल चेंज या तो मेथड में हो सकता है या फिर सैंपल्स में हो सकता है, कि कोई छोटा मोटा चेंज करने के बाद आपका जो रिजल्ट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टेस्ट मेथड के अंदर या फिर सैंपल्स के अंदर छोटे छोटे चेंज करके हम चेक करेंगे कि यह चेंज हमारे रिजल्ट को अफेक्ट करता है या नहीं करता है। और इस तरीके से हम टेस्ट करेंगे कि हमारा जो टेस्ट मेथड है वो कितना ज़्यादा रोबोस्ट है और किस किस चेंज से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसको भी हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है क्रॉस सेंसिटिविटी अगेंस्ट इंटरफेरेंस फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ द सैंपल और टेस्ट ऑब्जेक्ट। इसका भी सेम वही मीनिंग हुआ जो हम रोबस्टनेस के अंदर चेक करते हैं। इसमें हम चेक करेंगे कि आपका जो सैंपल है या फिर टेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके इंटरफेरेंस से आपका जो मेथड है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इस टेक्निक के अंदर आप एक ही तरह के अलग अलग सैंपल के ऊपर सेम मेथड से आप टेस्ट करके देखोगे कि सैंपल चेंज करने से आपके टेस्ट रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है बायस, हाउ क्लोज आर द रिजल्ट टू द राइट आंसर। बायस से हमें यह पता चलता है कि हमारा जो रिजल्ट्स है वो हमारे राइट आंसर या फिर ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। जितना करीब होगा उतना ही हम अनबायस रहेंगे और जितना ज़्यादा दूर रहेगा ट्रू वैल्यू और मेजरिंग वैल्यू उतना ही ज़्यादा वहाँ पर बायस होगा। 7.2.2.4 The laboratories shall retain the following records of validation. A. The validation procedure used. B. Specification of the requirements. C. Determination of the performance characteristics of the method. D. Results obtained. E. A statement on the validity of the method detailing its fitness for the intended use. तो लेबोरेटरी जो है वो वैलिडेशन के जो रिकॉर्ड है उसको रिटेन करके रखेगा। और वैलिडेशन के कौन कौन से रिकॉर्ड को रिटेन करके रखेगा यह नीचे दिया गया है। पहला में है वैलिडेशन प्रोसीजर यूज्ड, कौन से प्रोसीजर से आपने वैलिडेशन किया है उस प्रोसीजर को आपको रिटेन करके रखना है। सेकंड है स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, आपके रिक्वायरमेंट का स्पेसिफिकेशन जिसके बेस पे आपने मेथड को वैलिडेट किया है। सी. डिटर्मिनेशन ऑफ द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेथड, मेथड के परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने कैसे डिटरमाइन किया है इसके डिटेल को भी आपको रिटेन करके रखने हैं। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो भी टर्म्स है जो भी टेक्निक्स है उनके रिकॉर्ड्स को भी हमें रिटेन करके रखने हैं। डी. ऑब्टेन रिजल्ट, वैलिडेशन के टाइम में हमें कौन कौन से रिजल्ट्स मिले हैं उन सभी के रिकॉर्ड्स को रिटेन करके रखने हैं। ई. अ स्टेटमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द मेथड डिटेलिंग इट्स फिटनेस फॉर द इंटेंडेड यूज, और उस मेथड के वैलिडिटी के ऊपर एक स्टेटमेंट आपको देने हैं जिसके अंदर आपको डिटेल में बताना होगा कि यह जो मेथड है वो आपके इंटेंडेड यूज के लिए कितना फिट हो रहा है, यानी कि इसका रेंज क्या है, इसका एक्यूरेसी क्या है, इसका प्रिसाइज वैल्यू क्या है, इन सब को आपको डिटेल में बताना है और उसके रिकॉर्ड को रिटेन करके रखने हैं। एज इट इज अपने मैनुअल के अंदर लिखोगे द लेबोरेटरी रिटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ द वैलिडेशन। ए. द वैलिडेशन प्रोसीजर यूज, किस प्रोसीजर से उसने वैलिडेट किया है। बी. स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट का स्पेसिफिकेशन जिसके बेस पर ये वैलिडेशन हुआ है। सी. डिटर्मिनेशन द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेथड, अपने मेथड का जो भी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन किया है, चेक किया है, उन सब के रिजल्ट, उन सब का रिकॉर्ड्स। डी. रिजल्ट ऑब्टेन, जितने भी रिजल्ट्स आपको मिले हैं उसके रिकॉर्ड को। एंड ई. A statement on the validity of the method detailing its fitness for the intended use, आपका जो मेथड है वो आपके इंटेंडेड यूज के लिए कितना फिट है उसके रिकॉर्ड को डिटेल में आपको रिटेन करके रखने हैं। थैंक यू।